संस्कृत महिमा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था टीचिंग एप्टीट्यूड की डेफिनेशन देख रहे थे। इसमें 2 डेफिनेशन और रह गई हैं, इनको पढ़ना है। वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया, वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया, इन्होंने परिभाषा दी है। मेन चीज़ इनकी है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान और अभिरुचियों को सीखना और प्राप्त करने में सहायता करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने प्राप्त करता है। यानी कि चाहे टीचर हो चाहे घर में हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सीखता है ज्ञान, कौशल, अपने ज्ञान को, अपने स्किल को बढ़ाना, सीखना और प्राप्त करने में सहायता करता है। समझ गए ना? Yes, 2 व्यक्ति हो गए, तो एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति सीख रहा है, उसको सिखाने में मदद कर रहा है। टीचर भी होता है, टीचर बच्चों को सिखाते हैं, तो टीचर सिखा रहा है, बच्चे सीख रहे हैं, तो वहाँ 2 व्यक्ति हो गए। तो इनकी मेन परिभाषा है कि वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया के 2 व्यक्ति होते हैं, जो एक व्यक्ति दूसरे को क्या करता है, ज्ञान सिखाता है, अभिरुचियों को सीखने और प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है। दूसरा बोवेकर, इनका शिक्षण में छात्र मुख्य भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट को मुख्य बताया गया है, छात्र केंद्रित शिक्षा बताई गई है शिक्षण की। ठीक है। शिक्षक शिक्षण योग्य परिस्थितियाँ बनाता है, यानी कि टीचर होता है उसका, यहाँ पर क्या बताया इन्होंने बोवेकर ने, कि टीचर क्लास का माहौल बनाता है। जैसे आप टीचर नहीं है क्लास में, तब तक शोर करते हो, बातें करते हो, और जैसे टीचर एंट्री हुआ तो आप पढ़ने का माहौल बन जाता है, बुक निकालते हो, पढ़ते हो। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, तो यहाँ पर शिक्षक शिक्षण योग्य परिस्थितियाँ बनाता है, लेकिन मेन भूमिका, मुख्य भूमिका किसकी होती है? छात्र की। यहाँ छात्र केंद्रित शिक्षा बोवेकर ने बताई है। ठीक है। क्वेश्चन भी आ सकता है, छात्र केंद्रित शिक्षा किसने बताई है? तो ऑप्शन में दे देगा बोवेकर, वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया, तो टिक करना है बोवेकर। अब आगे देखेंगे शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण का मूल उद्देश्य है छात्रों में समाज उपयोगी व्यवहार में बदलाव लाना। तो समाज उपयोगी व्यवहार का अर्थ क्या होता है, यहाँ समझने की बात है। समाज के जो विचार होते हैं, व्यवहार होते हैं, उनके क्रियाकलाप होते हैं, उनमें परिवर्तन लाना और वो उस व्यक्ति को इस लायक बनाना कि वो विकास में हेल्प कर सके। किसके? समाज के विकास में हेल्प कर सके। तो यहाँ पर समाज उपयोगी व्यवहार का अर्थ यही है कि समाज के जो भी व्यक्ति के विचार होते हैं, व्यवहार होते हैं, कार्य होते हैं, उनको इस तरह से सिखाया जाता है, इस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन लाया जाता है कि वो समाज और देश के विकास में सहायक हो सकें। जैसे टीचर हैं, अब आप लोग पढ़ रहे हो, आप में से ही कोई टीचर बन सकता है। तो पढ़ने के बाद में आप देश समाज की हेल्प करोगे ना, आप सीख रहे हो और आपके व्यवहारों में, विचारों में, पढ़ाई लिखाई के द्वारा परिवर्तन लाया जा रहा है, आपको इस काबिल बनाया जा रहा है कि आप देश का और समाज का विकास कर सको। फिर आप बच्चों को पढ़ाओगे, उनका फ्यूचर बनाओगे। तो वहाँ पर ऐसे डॉक्टर हैं ना, तो डॉक्टर अभी ये हुआ था कोरोना, तो डॉक्टरों ने कितनी हेल्प की थी देश समाज की। तो इस तरह से व्यवहार में उसी तरह से उनके कार्यों के द्वारा परिवर्तन लाया जाता है, जिससे वो समाज की हेल्प कर सकें। तो समाज उपयोगी व्यवहार उनमें बदलना, परिवर्तन करना, यही शिक्षण का उद्देश्य है। उसके बाद ऊपर देखते हैं शिक्षण की विशेषताएं। तो शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं? अंतःप्रक्रिया। अंतःप्रक्रिया क्या होती है? अंतःप्रक्रिया यही है कि मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे चुपचाप बैठे, उनकी समझ में आए या नहीं आए। तो यहाँ दोनों को महत्व दिया जा रहा है, टीचर भी और बच्चे भी, दोनों एक दूसरे। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई चला जा रहा है। अब आप हमसे क्वेश्चन पूछोगे, नहीं समझ में आ रहा, तो हम आपको आंसर देंगे, आपको समझाएंगे। एक बार समझ में नहीं आ रहा, 2 बार समझ में नहीं आ रहा, वो अंतःक्रिया होती है, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, अंतःक्रिया, डिस्कशन। अब देखेंगे दूसरा सामाजिक प्रक्रिया।
तो शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया बन चुका है, उसके बिना काम चलता ही नहीं है समाज में। तीसरा, सउद्देश्य प्रक्रिया, ये शिक्षण एक उद्देश्य सहित होता है। ऐसा नहीं है कि बिना उद्देश्य के तुम लोग पढ़ने लगे। अगर कोई किसी को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर वाली पढ़ाई पढ़ेगा, टीचर बनना है तो वो पढ़ाई पढ़ेगा, उद्देश्य सहित प्रक्रिया होती है। ठीक है। सतत प्रक्रिया यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षण। ऐसा नहीं है कि आपने 10th कर ली, उसके बाद में आपने पढ़ाई रोक ली, फिर आपने डायरेक्ट उसमें चल दी है MA में, ऐसे नहीं है। तो सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और दूसरा, शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताएं यानी कि शिक्षण, टीचिंग क्या है, टीचिंग एक ये चीज़ है कि सतत चलेगा, निरंतर चलेगा और हम सीखते रहते हैं, मरते दम तक सीखते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे शिक्षण के चर। ये क्वेश्चन बहुत बनता है, शिक्षण के चर या ध्रुव या घटक। तो ये कितने चर हैं, कितने चर हैं शिक्षक के? 3। कौन कौन से हैं? शिक्षक, हाँ, छात्र, पाठ्यक्रम। वेरी गुड। तो यहाँ पर चर या ध्रुव क्वेश्चन आ जाए तो कितने हैं? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। अब यहाँ पूछा जाता है, शिक्षक दे देगा और आपसे पूछेगा कि शिक्षक चर के कौन से प्रकार में आता है। तो शिक्षक स्वतंत्र चर है। ठीक है। चर के प्रकार हैं स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और हस्तक्षेप चर। हस्तक्षेप चर। तो यहाँ पर स्वतंत्र चर यानी कि शिक्षक पढ़ाने के लिए स्वतंत्र है, उस पर कोई दबाव नहीं बनाता तुम्हें ये पढ़ाना है वो पढ़ाना है, स्वतंत्र है। ठीक है। लेकिन छात्र परतंत्र है, यानी वो किस पर परतंत्र दे देगा या आश्रित चर दे देगा ऑप्शन में। तो आश्रित, छात्र शिक्षक पर आश्रित क्यों है? क्योंकि टीचर जो पढ़ाएगा छात्र वही तो पढ़ेगा, जैसा पढ़ाएगा वैसा ही पढ़ेगा, इसलिए वो आश्रित है। हस्तक्षेप यानी कि हस्तक्षेप यानी कौन कौन किसका हस्तक्षेप होता है? सिलेबस का, पाठ्यक्रम का, शिक्षण विधियाँ किस तरह से हम किस तरह से समझा सकते हैं बच्चे को, है कौन कौन से योजना बना के हम बच्चे को समझा सकते हैं। ठीक है। अब देखेंगे शिक्षण के कार्य। यहाँ दिया ना शिक्षण योजनाएं। योजनाएं जैसे B.Ed में माइक्रो टीचिंग होती है ना, तब हम प्लान बनाते हैं ना, प्लान बना के तब पढ़ाते हैं बच्चे को, तो ऐसे योजना बनानी पड़ती है, वो हमारे हस्तक्षेप चर में आ गए। अब यहाँ देखेंगे शिक्षण के कार्य। शिक्षण के कार्य कौन कौन से हैं? कक्षा को संगठित व्यवस्थित रूप प्रदान करना। शिक्षण क्या करता है? कक्षा को संगठित रखता है और एक व्यवस्थित क्रम में अच्छे से रूप प्रदान करता है, ऐसा नहीं है अनडिसिप्लिन क्लास है। दूसरा, विषय वस्तु कार्य का विश्लेषण। विषय वस्तु हमें कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, कौन सा विषय ले रहे हैं, विषय वस्तु क्या है हमारी, और जो भी उसका विश्लेषण शिक्षण का कार्य है कि जितना सीखा उतना हमने पढ़ाया उसके बच्चे के समझ में आया कि नहीं, विश्लेषण करना है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी रखना। व्यक्तिगत विभिन्नता में आपको क्या करना है कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है सब में, हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता, सबकी बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है। तो यहाँ पर कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर में सीखता है, किसी को 2 बार सिखाना पड़ता है, किसी को 4 बार सिखाना पड़ता है, इसलिए एक्स्ट्रा क्लासेज लगती हैं। तो यहाँ पर उसको ध्यान में रखा जाता है, शिक्षण का ये कार्य है। दूसरा, समस्याओं का निदान करना। 1 मिनट। समस्याओं का निदान करना, एक जैसे छात्र को कोई समस्या आ रही है किसी सिलेबस में या किसी चैप्टर में या किसी टॉपिक में, तो क्या करता है टीचर, बताता है ना उसको, उसकी समस्या का समाधान करता है। तो समस्या का निदानात्मक परीक्षा वो होता है शिक्षण। तो यह शिक्षण का कार्य है समस्याओं का निदान करना। छात्रों के प्रारंभिक व्यवहार को समझना। अब यहाँ देखो, छात्रों के प्रारंभिक व्यवहार को समझना, यहाँ ये भी कह सकते हैं कि पूर्व ज्ञान से जोड़ करके हमें नया ज्ञान सिखाते हैं। जैसे टीचिंग होती है ना B.Ed में, तो प्रस्तावना निकलवाते हैं, पहले प्रस्तावना निकलवाते हैं। प्रस्तावना में बच्चे को ये पूछते हैं कि बेटा आपने ये चीज़ देखी, तब बच्चा बताता है जी हमने ये चीज़ देखी।
तो जब हम उसे हमें पता चल जाता है कि इस चीज़ को बच्चा जानता है, तब हम उसे आगे की चीज़ उससे जोड़ते हैं जिससे बच्चे को जल्दी समझ में आ जाए। तो यहाँ छात्रों के प्रारंभिक व्यवहार को समझना, ठीक है। अब आगे है छात्रों के अंतिम व्यवहार की जांच करने के लिए मूल्यांकन करना, यानी कि जब छात्र पूरी साल पढ़ते हैं उसके बाद में मूल्यांकन होता है उनके लास्ट में एनुअल पेपर होते हैं, उनके एग्ज़ाम होते हैं, तब हम उनके नंबर देखते हैं, तब हमें उस नंबरों के आधार पर मूल्यांकन करते हैं कि यहाँ पर हमारा बच्चा इतना सीखा है। तो यहाँ पर आपका ये शिक्षण के कार्य ख़त्म होते हैं। अब मैं इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होगी तो समझाऊंगी, नहीं तो मैं इसके डायरेक्ट अब आपको नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाऊँगी, वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।